नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से संबंधित जो है प्रैक्टिस पेपर देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सीटेट में जिस तरीके का सिलेबस दिया गया है और जिस तरीके के पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी तरीके के आपको मेरे पेडागोजी के पेपर में सेक्शंस में आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आपने मेरे पेपर होने तक जितने भी मैथ पेडागोजी हो या सीडीपी हो या ईवीएस हो या हिंदी पेडागोजी हो, अगर आपने देख लिया, पेपर्स देख लिया, उसको सॉल्व कर लिया, तो आपके पास होने के चांसेस 100% रहते हैं। पूरा कंप्लीट सिलेबस आधारित पेपर है। जैसे जैसे क्वेश्चंस दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को तैयार करते हुए जाना। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक के संबंध में कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो एक सीटेट में जो है एक कॉमन क्वेश्चन होता है और जो अक्सर पूछ लिया जाता है, लेकिन इसके शॉर्ट जो है तरीका अगर नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस को नहीं करेंगे ये। तो देखिए, पहला है क्वेश्चन, इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? अगर संख्या इस रूप में दी गई हो तो आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा कि संख्या का जो फ्रैक्शन है उसको पहले तोड़ लीजिए। 2 की पावर 1/20 है, तो उसको तोड़ लीजिए। 8 × 15, ठीक है, तोड़ लिया। इसी प्रकार सबको तोड़ना है। 3 को हम 15 पूछ 75 हो गया, ठीक है। और उसके वो हो गया, 5 को हो गया तो 15, 15 चौको 60, तो यहाँ पे 4 हो गया और 15 हो गया, ठीक है। 7 15 45, तो मतलब 5 और 15, 15 तिहाई 45, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान है, इतना तोड़ लिया आपने। अब आप देखिए, इसका तो फ्रैक्ट वो कर लेंगे ना। 2 की पावर 8 कितनी होती है? 5 की पावर 4 कितनी होती है? 7 की पावर 3 कितनी होती है? 2 की पावर 8 होता है 256। 256 की पावर 15। 3 की पावर 5 क्या होगा? 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27, तो इसको हमने जो है 243 लिख लिया। इसी तरीके से 5 की पावर 4 को क्या करेंगे? तो ये हो गया 625, ठीक है। और इसे 7 की पावर 3 क्या होगा? तो 343। सबकी पावर 15 है। अब देखिए, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या है 625। इसका मतलब है कि 5 की पावर 16 जो है सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 2 की पावर 43, 243। तो ये सबसे 3 की पावर 75 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। इस तरीके से आपको ये आंसर है, इसको नोट कर लेना। एग्जाम में आएगा तो जो है आपके लिए आसान रहेगा इस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। वर्ष 2024 का कैलेंडर वर्ष डॉट डॉट कैलेंडर के समान होगा। अगर इस तरीके से पूछा जाए कि आपको एक कैलेंडर वर्ष दे और आपसे पूछे कि कैलेंडर का वर्ष जो है समान होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे वर्ष को आपको 4 से भाग दे देना है। सिर्फ कुछ नहीं करना है, 4 से भाग दे देना है। अगर 4 से भाग देने पर एक रिमाइंडर बचे तो आप उसमें जोड़ दीजिए 6। कितना जोड़ना है? 6। अगर मतलब 2 रिमाइंडर बचे तो आपको जोड़ना है 11। 3 बचे तो आपको जोड़ना है 11, ठीक है। और अगर 0 बचे तो आपको जोड़ना है +28। याद रखिएगा, बस इतना आप याद रखना। एक कॉमन एग्जाम जो कि मैथ पेडागोजी में इन ही जो है 4 रूपों में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। तो अब देखिए, यहां पे अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 बचेगा। तो जब 0 बचेगा तो इसमें 2024 में आपको 28 जोड़ देना है। तो आंसर हो गया 8 4 12, 2 2 4 1 5। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। कुछ भी कठिन नहीं है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। मुझे लगता है कि आपको ये चीज याद रहेगी, ठीक है। अब देखिए, एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि आपको 2 रेशियो दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा कि तीनों का मिला करके किसका मान क्या होगा। तो देखिए, A/B का मान है 11:7, ठीक है, याद रहेगा। A और B का मान है 11:7। A, B और C हम लिख लेते हैं। B और C का रेशियो का मान है 5 और 19, यही तो है। आपसे पूछ रहा है ABC का अनुपात पूछ रहा है।
आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या खाली है, जिस जगह जो संख्या खाली है उसके बगल वाली संख्या जो है उसको नोट कर लीजिए। सी की संख्या यहाँ पे खाली थी, उसको हमने 7 लिख लिया क्योंकि इसकी बगल की संख्या 7 थी। यहाँ पे ए की संख्या खाली है तो यहाँ पे खाली संख्या हम 5 लिख लेंगे क्योंकि ये सबसे इसके नज़दीक की संख्या थी। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 पचे 55 हो गया, 7 पना 35 हो गया और 19 7 133 हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, बस ऐसे ही करना है। अगर आपको ए बी सी डी लिया रहे तो भी सेम चीज ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में ऐसा प्रश्न जो एक से अधिक सही उत्तर या विधि को स्वीकार करता हो वह मुख्यतः किसका मूल्यांकन करता है। अब यहां पे कोई एक टीचर ने एक ऐसा प्रश्न दिया जिसके सही उत्तर कई हैं, जैसे 45 किन दो मतलब संख्याओं का गुणनफल है, तो नपना 45 9 और 5 का है, 5 और 9 का भी है, 15 इंटू 3 का भी है। तो इस तरीके से तो देखिए इसके कई उत्तर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न या ऐसे ये मूल्यांकन जो होगा इस तरीके के जो है अपसारी चिंतन कहलाता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, यदि कोई शिक्षक गणित में विद्यार्थियों की पूर्व अवधारणाओं और भ्रांतियों को पहचानने के लिए परीक्षा लेता है तो वह किस प्रकार का मूल्यांकन कर रहा है। अगर पूर्व अवधारणाओं और भ्रांतियों को पहचाने, अरे मान लीजिए हो सकता है कि बच्चा एक नया नया स्कूल में आया हो, तो टीचर अपने टॉपिक्स पढ़ाने से पहले वो चाहता है कि वो जानना चाह रहा है कि बच्चे कितना जो है पानी में है। पानी का मतलब पानी में नहीं, कि मतलब उनकी गहराई क्या है, उनको क्या आता है। इसके लिए वो पूछते हैं कि क्या सभी को पता है कि ए फॉर क्या होता है, तो बोलेंगे ए फॉर एप्पल होता है। अच्छा, वेरी गुड। और बताओ बच्चों ए फॉर और क्या हो सकता है, तो कोई बच्चा बोलेगा ए फॉर जो है आंट भी होता है। तो उससे फिर पूछेंगे कि और बताओ अच्छा बच्चों और ए फॉर क्या हो सकता है ना। तो हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे बच्चे एरोप्लेन बताएं, तो कुछ बच्चे एरो बताएं, है ना। तो इस तरीके से वो पूर्ण अवधारणाओं को समझने का प्रयास कर रहा है कि बच्चा कितना उसको नॉलेज है। तो इस प्रकार के हम मूल्यांकन को जो नाम देंगे वो निदानात्मक मूल्यांकन होगा। पांचवें का आंसर सी। ठीक है, संख्या दी गई है 105 के गुणन खंडों की संख्या निकालनी है। अब देखिए 105 के गुणन खंड कितने होंगे, आप इसका फ्रैक्शन कर लीजिए, इसको तोड़ दीजिए। भाई 5 से हमने तोड़ा, 5 दुनाई 10, 5 1 3, 3 सत्ते 21, 7। तो इस तरीके से ये संख्या टूटती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके, 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। यही तो है, क्योंकि सब संख्या एक एक बार है तो इसलिए एक एक है। अगर कोई संख्या 2 बार होती तो पावर 2 हो जाती, 3 होती पावर 3 हो जाती। अब आपको क्या करना है, जो पावर लिखी है उसका जस्ट अगला अक्षर लिख लीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। आंसर हो गया ऑप्शन डी। कितना सरल था और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि मैथ पेडागोजी में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी मैथ के मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको बाकायदा सिलेबस को आधार बना के करा रहा हूं और उसी वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं। अगर मेरे पेपर आप देखते जाइए, करते जाइए, तो यकीनन आपके 15 क्वेश्चंस जो है जो कि मैथ के होते हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने का मैं दावा करवा रहा हूं कि मैं आपको पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका जो बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ से डरते हैं और मैथ बिल्कुल नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि 15 पेडागोजी में से 10-12 कर लूंगा तो बहुत है मेरे लिए। मैं उन बच्चों को मैं ज़्यादा कह रहा हूं कि भाई आप लोग बस मेरे पेपर लगाते जाना। ठीक है, चलिए, तो हो सकता है कि इसी में से आपको क्वेश्चन फंस जाएगा। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महान महत्व है कि यह ज्ञान और कौशल की प्राप्ति में जो है आपकी मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। बौद्धिक आदतों के विकास में भी मदद करता है, वांछित दृष्टिकोण पैदा करता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा। एक टीचर गणित की कक्षा में विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रक्रिया को जांचने के लिए उनके उत्तरों से अधिक उनके तर्क पर ध्यान देता है। यह मूल्यांकन किस प्रकार का है। तो देखिए
एक टीचर जो कि समस्या समाधान प्रक्रिया को जांचने के लिए उसके उत्तर से अधिक उसके तर्क पर ध्यान दे रहा है। तो मूल्यांकन किस प्रकार का है? तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा, आंसर लगाइए, प्रक्रिया आधारित जो है मूल्यांकन करने का प्रयास किया जा रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे टीचर क्या है, वो चेक कर रहा है कि वो किस प्रक्रिया के तहत जो है उसने आंसर दिया, है ना। ठीक है, तो प्रक्रिया के तहत उसको मतलब उस पर तर्क आधारित जो है आकलन हो रहा है। ठीक है, यहाँ परिणाम और निदानात्मक और मानक जो है संदर्भित जो है आंसर नहीं होगा। एक गणित शिक्षक सूत्र समझाने पर अधिक और अवधारणा निर्माण पर कम ध्यान देता है, इससे मुख्यतः कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? तो एक गणित का टीचर जो है क्या कर रहा है कि बच्चों को सूत्र समझाने पर अधिक और अवधारणाओं का निर्माण करने पर कम ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। तो इससे जो है समस्या ये उत्पन्न होगी कि समय प्रबंधन की नहीं, गणनात्मक त्रुटियों की नहीं, स्मरण शक्ति का विकास नहीं होगा। इससे स्थानांतरण जो है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की कमी होगी। जब क्या होगा कि सूत्र को समझाने पर अधिक ध्यान दे रहा है और अवधारणा नहीं क्लियर कर रहा है, तो क्या होगा कि जब वो क्वेश्चंस को दूसरे जो है टर्म्स में यूज करेगा या एक क्वेश्चन का वैल्यू किसी और में ऐड करेगा, तो इस तरीके के चीज़ों में जो उसको समझ में आएगी, समस्या आएगी। जैसे कि क्या होता है, हम लोगों का बेस, अगर हम लोगों का बेस मजबूत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो हम क्वेश्चंस को सही से पुट अप नहीं कर पाते, अप्लाई नहीं कर पाते, उस फॉर्मूला को, उस थ्योरी को किसी अन्य क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे रट लेते हैं, और बच्चे रट लेते हैं और क्वेश्चंस को ज़रा वही क्वेश्चन को बस भाषा शैली उसकी बदल दी जाती, तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाते क्योंकि उसकी समझ नहीं होती उनको। बस यही इस चीज़ का आंसर है। ठीक है, 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, तो मतलब उन पांचों मित्रों की जो कुल लंबाई अगर हम नापे औसत से, तो 150 इंटू 5 कर देंगे, 750 हो गया। अब 4 मित्रों की लंबाई ये दी गई है, तो 5वें मित्र की लंबाई पूछ रहा है। 4 मित्र की लंबाई दी गई, तो इसका मतलब है चारों मित्रों की लंबाई को हम जोड़ लेंगे। तो चारों मित्रों की अगर हम लंबाई को जोड़ते हैं, 601। ठीक है, तो चारों मित्रों की लंबाई 601 होगा। अब 5वें मित्र की लंबाई पूछ रहा है, तो इसमें 750 में 601 को घटा देंगे, तो आंसर हो गया 149। आंसर हो गया ऑप्शन डी। गणित में विद्यार्थियों की विफलता का कारण यदि शिक्षक केवल बुद्धि की कमी मानता है, तो वो किस समस्या को दर्शाता है? तो अगर कोई टीचर ये मानता है कि बच्चे जो है इसलिए विफल हैं, इसलिए फेल हो जा रहे हैं, उनको इसलिए याद नहीं आता क्योंकि इस बुद्धि का ही नहीं, बेकार, पागल, ऐसे मतलब इस तरीके की अक्सर जो जो भाषा टीचर अपनाता है ना, इसको तो आता ही नहीं है, गंवार है बिल्कुल, है ना, बुद्धू है ये। तो ये जो दृष्टिकोण दर्शा रहा है यहाँ पे, ये शिक्षण दृष्टिकोण की संकीर्णता, अभी उसको सही से उसका दृष्टिकोण क्लियर नहीं है, संकीर्ण सोच का है, बहुत हल्का है, ज़्यादा नहीं गहराई तक सोच पाता, है ना। कि हो सकता है कि मेरे पैटर्न में भी कमी हो, बच्चे के संदर्भ में मैं देखूँ तो मैं सभी को जो है एक जैसा, सबको एक जैसा तो मान के चल रहा हूँ, इसलिए मेरी शिक्षण जो है तकनीक में कमी है, मैं बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा हूँ पढ़ाने की दृष्टि से ही। तो शिक्षण दृष्टिकोण की संकीर्णता, विषय वस्तु की कठिनाई से कोई लेना देना नहीं, पाठ्यक्रम का बोझ से कोई नहीं, संसाधनों के, देखिए 4 ऑप्शंस दो दिए गए हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे 4 ऑप्शंस यही मिले, पर क्वेश्चन ज़रूर आपको मिल सकता है। सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन का भाषा यही होगी, वो भी यही पूछ रहा होगा कि बच्चे की विफलता का कारण जो है टीचर जो है बुद्धि में कमी मानता है, या फिर उसको जो है कम आईक्यू का आंकता है, इस तरीके का कुछ भी भाषा हो, उस समस्या को क्या, तो आंसर आपको शिक्षण दृष्टिकोण की संकीर्णता ही देखने को मिलेगा उसके 4 ऑप्शंस के साथ। तब आपके लिए आंसर कर लगा पाना बहुत कठिन हो जाता है कि हम इसमें से क्या लगाएं। अभी आंसर क्या है कि यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि निगेटिव टैग वर्ड में आता है ये संसाधनों को का आधार दीजिए, तो आंसर तुरंत लगा लेते हैं। इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से समझने का भी प्रयास करिएगा, ठीक है, और अपने शब्दों में भी समझने का प्रयास करिए। यदि विद्यार्थी गणित में उत्तर तो निकाल लेते हैं, परंतु क्यों पूछने पर असमर्थ है,
उत्तर निकाल दिया, क्यों पूछने में असमर्थ है। तो ये किस समस्या का परिणाम है? तो यहां पे देखिए, तो ये अभ्यास की कमी है या फिर ये बच्चा केवल रटा हुआ है, रटंतु शिक्षण कहलाए। ठीक है, आंसर हो गया। यहां पे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो बस रटे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है रट के बैठा हुआ है, और उसको जो है क्वेश्चन मिला नहीं कि उसने तुरंत जो है लगा दिया। जब उससे पूछा जा रहा है कि इसके बाद यही वाला स्टेप क्यों अपनाया, तो उसको नहीं पता है कि ये फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला ही यूज करना था, इसके बाद में ये इस तरीके से चीज़ों नहीं बता पा रहे। तो ठीक है, रटंतु शिक्षण का जो है ये परिणाम है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। जियो बोर्ड का प्रयोग करते समय शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जियो बोर्ड का प्रयोग करते समय शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, आंसर हो गया सी, ज्यामितीय आकृतियों की संरचना और संबंधों की खोज। आंसर हो गया सी। डाइंस ब्लॉक का प्रयोग किस अवधारणा को समझाने में सबसे अधिक सहायक है? कितने बच्चे डाइंस ब्लॉक को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। जितने कितने बच्चे हैं मतलब ये चाहते हैं कि डाइंस ब्लॉक पे वीडियो बनाया जाए, है ना, या डाइंस ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस गलत कर लेते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि आप एक दो क्वेश्चन सही कर लेते हो तो सारे क्वेश्चन सही करते हो, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पे 14वें का देखिए आंसर क्या है? आंसर हो गया ऑप्शन बी, आकृतियों का वर्गीकरण एवं गुण को जो है समझने में ये अधिक सहायक होता है डाइंस ब्लॉक। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जल रहित सूखे तालाब में कितना जल भरा जाए कि वो ऊपर तक पूर्णतः भरा हुआ दिखाई दे, जबकि उसकी गहराई 6 मीटर है? तो भैया जो एक तालाब है तो उसकी गहराई जो है 6 मीटर है, और ऊपर से नीचे तक समान आयताकार तल इस तरीके का होगा, कुछ आयताकार तल का क्षेत्रफल 90 × 30 है। तो देखिए इसका जो है हमें जो है बताना है, तो कुछ नहीं करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपको करना होगा, इसी से जो है पूरे तालाब का जो है क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर हम इसको करेंगे तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो 16वें का देखिए आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक त्रिभुज के कोणों का योग कोणों का अनुपात 5:6:7 है, सबसे छोटे कोण का माप बताना है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो भैया तीनों कोणों का अनुपात दिया है, तो 5x + 6x + 7x = 180 लिख देंगे। अगर हम तीनों को जोड़ें तो कितना होगा? 6 5 कितना होता है? 18। ये इसे ये काट देंगे तो 10 निकल के आएगा, x की वैल्यू 10 आएगी। और सबसे छोटा जो है कोण पूछ रहा है, तो 5x छोटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर हो गया 50। बड़े वाले का वैल्यू होगी 70, ठीक है, और तीसरे वाले की वैल्यू होगी 60। गणित की कक्षा में संचार निम्नलिखित में से किस क्षमता को विकसित को संदर्भित करता है? तो देखिए 18वें का देखिए आंसर, जो कम्युनिकेशन होता है ना एक दूसरे से, ये गणितीय सोच को व्यवस्थित समेकित और व्यक्त करने को विकसित करता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ना कि डेटा की व्याख्या करने में, ना कि तुरंत उत्तर देने में, ना कि दूसरों के दृष्टिकोण का खंडन करने में। निम्न में से किस कथन में 3 का प्रयोग
क्रमवाचक के रूप में किया गया है। तो देखिए इस डब्बे में 3 पेंसिल के कई सेट हैं, तो इसमें क्रम से कोई चीज नहीं हुई, कई सेट है ना। अब वो सेट किस रूप में रखे गए हैं तो नहीं पता। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल में रहता हूं, तो मतलब यहां पे क्रम है, तीसरी में पहली दूसरी तीसरी, निहित है कि इसमें जो है क्रम होगा ही होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा को समझाने के संदर्भ में सही कथन की पहचान करना है। तो 20 का आंसर देखिए, त्रिभुजों की अवधारणा को समझाने के लिए जरूरी है कि बच्चों को सभी प्रकार के त्रिभुजों और अन्य आकृतियों से परिचय कराया जाए। आंसर हो गया ऑप्शन ए। परिभाषा देना नहीं, ये तो निगेटिव टैग वर्ड हो गया। केवल समबाहु त्रिभुज के बारे में ही परिचय कराया जाए, नहीं, सभी प्रकार के त्रिभुजों से परिचय कराया जाना चाहिए, लेकिन अन्य आकृतियों से परिचय नहीं कराने से बचना चाहिए, है ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, तर्कसंगत आंसर भी है। गणित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम पद्धति वांछनीय है। 21 का आंसर क्या होगा देखिए, तो यहां पे समस्याओं को हल करने के निर्धारित चरणों का पालन करना चाहिए, या फिर भ्रम से बचने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न से बचना चाहिए, या फिर अवधारणाओं की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन सी। रोहित को यह एहसास होता है कि एक वर्ग, समचतुर्भुज और आयत दोनों होता है। वो वैन हीले के दृश्य चिंतन के किस चरण में है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि वैन हीले का सिद्धांत हो, डाइंस थ्योरी हो, है ना, इस तरीके की थ्योरी से क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी हो, इन सभी मनोवैज्ञानिक के प्रश्नों को तैयार करते हुए चलना है। तो देखिए इसमें क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पहले वाले में क्या होता है, चरण, इसमें क्या होता है, चित्र की पहचान होती है। दूसरे वाले में क्या होता है, दो चित्रों के बीच में संबंध को खोजा जाता है। उसके अगले वाले में क्या होता है, उसमें विश्लेषण किया जाता है, इसमें गुणों की पहचान होती है। और निगमन में क्या होता है, औपचारिक तर्क और प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी। वैन हिले का सिद्धांत अच्छे से तैयार कर लेना। कितने लोग जो है वैन हिले का सिद्धांत देख चुके हैं, मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो वीडियो आपने देखा है कि नहीं, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों में स्थानिक तर्क क्षमता विकसित करने की सबसे अधिक संभावना रखती है। तो देखिए स्थानिक जो है तर्क, इसका आंसर है डी। 23 का आंसर है ऑप्शन डी। दो, टेस्लेटिंग जो है आकृतियों की पहचान करना। तो टेस्लेटिंग आकृति का पहचान करना मतलब कौन सी आकृति खाली स्थान पर या ओवर किसी चीज के ऊपर ओवरलैप किए बिना जो है रखी जा सकती है, लगाई जा सकती है। आंसर हो गया सुडोकू पहली तो जो है विश्लेषणात्मक सोच के लिए होती है, तो इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन डी। बहुत ही सामान्य सा आंसर था, एक बार में ही चीजों को समझ जाएंगे, ठीक है। 24 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चों को भिन्न की अवधारणा समझाने के लिए सबसे उपयुक्त जो है विधि हमें बताना है। तो यहां पे आंसर हो गया क्यूजनेयर रॉड। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेशनल न्यू जो है नेप की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिता डॉट डॉट होगी। तो इन्हें जो है आसान बनाया गया है, या फिर इन्हें मजबूत, प्रतियोगिताएं मजबूत होगी, या प्रोत्साहित हतोत्साहित या कम किया गया है। आंसर हो गया ऑप्शन 25 का, यहाँ पे तर्क संगत है, प्रोग्रेसिव आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।